वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में साठोत्तरी काल की महिला साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। नासिरा जी ने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की थी, जिसके बाद उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी प्रथम कहानी संग्रह वर्ष 1986 में पत्थर गली नाम से प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों में जीवन के यथार्थ का सजीव चित्रण होता है, जिससे पाठक वर्ग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनकी कहानियों के पात्रों के सुख दुख की अनुभूति स्वयं पाठक को अपनी लगती हैं। प्रस्तुत है नासिरा जी की लिखी हुई कहानी नमकदान। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अल्लाह, अन्ना बुआ, गुल सारे घर में नमक बिखेरती फिर रही है और आप उसे मना नहीं कर रही हैं। रेशमा ने गुसलखाने से निकलते हुए कहा। उई, तुम तो बैठे बैठाए अच्छा खेल निकाले हो बहनी, कहती हुई अन्ना नाक पर उंगली रखकर 5 साल की उछलती गुल को लम्हे भर घूरती रही, फिर घुटनों पर हथेली जमाकर पटरे से उठी। पता नहीं इस गुल की बच्ची को इस तरह सारे घर में नमक बिखेरने में क्या मज़ा आता है। दुनिया भर के खिलौने भरे हैं, मगर बेगम का दिल नमकदान में अटका रहता है। रेशमा बड़बड़ाती हुई अपने भीगे बालों को गर्दन झुकाकर तौलिया से झटकने लगी। हम नहीं देते अन्ना बुआ, हम तो ज़मीन के पाउडर लगा रहे हैं। उछलती गुल अन्ना बुआ के हाथों से मछली की तरह फिसली और नमकदान को अपनी नन्ही सी मुट्ठी में जकड़कर भागी। अच्छा ठहरो, आज हम तोका बताई थे। हांफती अन्ना बुआ खाने की मेज के 2 चक्कर लगाकर ही थक गईं। अन्ना बुआ पकड़ो तो जाने, कहती हुई गुल कुर्सी पर चढ़कर मेज पर खड़ी होकर नमक छिड़कने लगी। दे तो बहनी कि घोराएं साधु बाबा को। अन्ना बुआ ने अपना आखिरी हथियार फेंका। नहीं नहीं अन्ना बुआ नहीं। हंसती गुल खौफ से बेदम सी हो गई। हाथ ढीला होकर नीचे गिरा और चुपचाप नमकदान अन्ना बुआ की तरफ बढ़ा दिया। आज से नमकदान आप बर्तन की अलमारी में रखिए, मैं ज़रूरत के वक्त खुद उठकर निकाल लिया करूँगी, कहती हुई रेशमा बालों को तौलिया में लपेटती हुई आंगन से खाने के कमरे में आई। अम्मी, अन्ना बुआ मुझे डराती हैं। गुल माँ को देख कर उदासी हो उठी। हम तुमसे नहीं बोलते। रेशमा बिना बेटी की तरफ देखे बेडरूम की तरफ बढ़ी। क्यों मम्मी क्यों? दौड़ती गुल माँ से जाकर लिपट गई। तुम हमारा कहना नहीं मानती, आज से हमारी तुम्हारी कुट्टी, रेशमा ने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए कहा। हम कुट्टी नहीं करते, पीछे हटती हुई गुल बोली। हमने कर दी और अब हम नहीं बोलेंगे, न तुम्हें प्यार करेंगे, कहती हुई रेशमा जफ़र के कपड़े निकालने लगी। मिल्ली कर लो मम्मी मिल्ली, थुनकती मुंह बिसोड़ती गुल मचलने लगी। एक शर्त पर, अब नमक ज़मीन पर नहीं गिराओगी। कितनी बार समझाया, नमक गिराना गुनाह है, गुनाह। रेशमा बिस्तर पर बिखरे अखबार उठाते हुए बोली। गुनाह क्या होता है मम्मी? पलंग के गद्दे पर उछलती हुई गुल पूछने लगी। गंदी बात, कयामत के दिन अल्लाह मियाँ पलकों से नमक उठवाएंगे, तब उठाते बनेगा तुमसे? रेशमा ने गाउन टांगते हुए पूछा। कयामत का दिन कब आएगा? कुछ सहम कर गुल ने पूछा। उसका उछलना बंद हो गया था और अब वो पलंग के सिरहाने पर बैठ गई थी। जब सब मर जाएंगे और, रेशमा ने बेटी को नीचे उतारते हुए कहा। सब मर जाएंगे? मरना क्या होता है? बीच में गुल बोल पड़ी। तुम्हारा सर, ये बच्ची है कि पूरी मुकरात? झुंझलाई सी रेशमा बालों का तौलिया खोलने लगी। मान गया तुम्हें रेशमा, इस 5 साल की बच्ची को तुम जिंदगी और मौत का फ़लसफ़ा समझा रही हो। बच्चे तो शरारत करते रहते हैं, दरगुजर करो। हम भी कभी बच्चे थे, ये सोचकर चश्मपोशी की आदत डाल लो, जफ़र दाढ़ी बनाते हुए बोले। इसी से तो बिगड़ रही है गुल, जब मैं उसे डांटती समझाती हूँ तो आप बीच में टोक देते हैं। क्या खाक सुधरेगी शैतान की खाला? रेशमा को सचमुच गुस्सा आ गया था। कपड़े समेटती हुई वो कमरे से बाहर निकली। करवा दी न लड़ाई? जफ़र ने हंसते हुए बेटी को लिपटाया और उस पर बूसों की पौछाड़ कर दी। अब्बू अम्मी गंदी, लाड़ में भरकर गुल मिनमिनाई और बाप के गाल पर प्यार किया। नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते, माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है। जफ़र ने बेटी के गाल को हल्के से थपथपाया। जन्नत किसे कहते हैं अब्बू? गुल बाप के कंधे पर चढ़ते हुए बोली। अपने इस घर को,
कहकर जफ़र ने बेटी को कंधे से नीचे उतारा और दाढ़ी बनाने का सामान समेटने लगे। कई वर्ष बीत गए। गुल, इतना गर्म पानी आंगन में मत फेंको बेटी, रेशमा परेशान होकर बोली। पानी अंदाजे से ज़्यादा हो गया था अम्मी, कलफ पकाते हुए 16 वर्ष की गुल बोली। तो उसे किसी खाली बर्तन में डाल देती। इतना जलता पानी ज़मीन को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी बेटी। रेशमा के चेहरे पर दुख फैला। आप भी कमाल करती हैं अम्मी, सारे दिन सूरज जो उसे अपनी कड़ी धूप से झुलसाता रहता है उसे आप कुछ नहीं कहती, और मेरे इतना सा पानी डालने में उसे तकलीफ़ पहुंच गई। गुल ज़रा नाराज़गी से बोली। किसी बेगुनाह को सताना गुनाह है, ये ना समझना कि ज़मीन के जान नहीं होती। रेशमा ने बेटी की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। आप भी खूब हैं अम्मी, सूरज ग्रहण लगता है तो ना खुद कुछ खाती हैं ना किसी और को खाने देती हैं। यह कहकर कि सूरज मुसीबत में है, उसके लिए दुआ करो ताकि वो बेचारा इस मुसीबत से निजात पा जाए। उधर हमारी साइस कुछ और बताती है। अब आप ही बताइए अम्मी कि किसकी बात मानूं। गुल ने धुले हुए कपड़ों के नमूनों के छोटे छोटे टुकड़ों को कलफ के घोल में डाला। जो इल्म एहसास के सोते सुखा दे वो इल्म क्या बेटी। साइंस नई है मगर हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। हम नए और पुराने दोनों के साथ भी जी सकते हैं। सूरज मान लो हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाए तो क्या हमें साइंस नया सूरज दे सकती है। मंतिक, जिसे तुम लॉजिक कहोगी, बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में, मगर एहसास की कीमत पर नहीं। एहसास इंसान की पहचान है, वरना काम तो अब तुम्हारा रोबोट भी करने लगा है। रेशमा ने बेटी की बेचैनी को समझते हुए नर्म लहजे में कहा। यानी कि हम पुरानी घिसी पिटी बातें आंख बंद करके कबूल करते जाएं। गुल के चेहरे पर बगावत की मध्यम हंसी की छाया फैल गई। जो पुरानी बातें होती हैं वो वक्त के साथ पुरानी पड़कर खुद खत्म हो जाती हैं। एहसास और कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंसान के अंदर से फूटता है, दूसरा उस पर लादा जाता है। इंसान का सूरज, ज़मीन, पानी, आग से रिश्ता बहुत गहरा है और वो कभी पुराना नहीं पड़ सकता बेटी। रेशमा ने इस यकीन से कहा कि गुल कुछ जवाब न दे सकी। कपड़ा फैलाए देव बहनी, ना ही तो धूप चली जाई। अन्ना बुआ बरामदे के दर पर बैठी नए चांदी के खिलाल में काला डोरा बटकर डालती हुई बोली। मेरी सिलाई की कॉपी पूरे क्लास में सबसे बढ़िया है, कहती हुई गुल कढ़ाई के नमूनों को चबूतरे व बिछे अखबार पर फैलाने लगी। कॉपी क्या मेरी बेटी इस साल नंबर भी सबसे अच्छे लाएगी? हंसकर रेशमा ने बेटी का सर छुआ। कौन से दर्जे में पहुंची बहनी? अन्ना बुआ ने खिलाल को गले में डालते हुए पूछा। अन्ना बुआ, कितनी बार बताऊं? 10वें में, चिड़ी सी गुल बोली। अब हमें यह सब याद रहता है क्या? अन्ना बुआ ने टांग आगे करके चूड़ीदार पायजामे की चूड़ी ठीक की। अभी 12वां फिर 15वां और, गुल कहती गई। अब बहुत होए गवा, आगे पढ़े की ज़रूरत ना ही है। घोड़ा जैसी लड़की सब जगह दौड़ती अच्छी नहीं लगती हैं। अब शादी ब्याह का सोचो बहू बेगम, अन्ना बुआ कहती हुई उठी। अम्मी, आप इन्हें मना कर दीजिए। या तो ये मेरे पोनीटेल की बात करती हैं या फिर शादी की। इन्हें कोई और काम नहीं रह गया है क्या? पैर पटकती हुई गुल चीखी। मना कर दूंगी, हंसती हुई रेशमा बोली। अन्ना बुआ, आकर अपनी हंडिया भून लो वरना खाने में देर हो जाएगी। बावर्ची खाने से खानसामा की आवाज़ आई। मसाला महीन पीसा है कि नहीं? अन्ना बुआ सर पर दुपट्टा जमाती हुई बोली। हाँ हाँ, यहाँ सब तैयार है, हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी है, मैं चला, कहता हुआ खानसामा पिछवाड़े के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चला बीड़ी पीने, ये नशा मुँह को ले डूबेगा। बड़बड़ाती अन्ना बुआ बावर्ची खाने में घुसी। अन्ना बुआ, आज आम का पना बना लीजिएगा, लू चलने लगी है, रेशमा कहती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। गुल ने कपड़े फैलाकर हाथ धोए, फिर इस्त्री करने के इंतज़ाम में लग गई। सुबह की नर्म धूप कुछ गर्म होकर आधे आंगन में फैल गई थी। कई वर्ष की बात है। अब जो गुजर गया उसे भूल जाओ रेशमा। गुजरा कल तुम्हें आज इतना क्यों परेशान कर रहा है? इससे आने वाला कल भी खराब करोगी। भूलने की आदत डालो, माफ़ करना सीखो। जफ़र ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मेरे हलक से ये बातें किसी हाल में नीचे नहीं उतरती हैं। अब मैं क्या करूं? रेशमा ने सामने पड़े खत को उठाते हुए कहा। रेशमा, ज़िंदगी उसूल की किताब नहीं है, जफ़र ने कहा। मान लेती हूँ, मगर उसूल के बिना ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती।
रेशमा ने खत को तह करके लिफाफे में रखते हुए कहा, तुम्हारी बात 16 आने सही है, मगर सिर्फ उसूल ही तो ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। आज जो कुछ सलमान के साथ हुआ उसे तुम जो भी कहो, मगर जानबूझकर सलमान ने कुएं में छलांग लगाई नहीं। आज हालात ने उसे अंधे कुएं में ला पटका है, तो अब बेचारा क्या करे। जफ़र गहरी सोच में डूबी आवाज़ में बोले, बेचारा मत कहिए, अगर ये गलत कदम वो उस वक्त ना उठाता तो आज उसकी ये हालत भी ना होती। सबने मना किया था, मगर उस वक्त तो वो सारी दुनिया फतेह करने के नशे में थे। चिढ़कर रेशमा बोली और खत को तकिया के नीचे रखा। अब जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। रिश्तेदारी के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें, वरना तुम्हारी उसूली किताब हमें एक दिन मुजरिम करार दे देगी। जफ़र ने हंसते हुए बिखरी फाइलें बंद की, लैंप बुझाया और बिस्तर पर दराज हो गए। श्रीवास्तव साहब के यहाँ जफ़र को सारी व्यस्तता के बावजूद जाना पड़ा। बहुत नहीं कहने पर भी उन्होंने चाय और नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। अरे नहीं जनाब, मैं छुआछूत पर यकीन नहीं रखता, मगर क्या कहूँ आपसे, बचपन से कुछ आदत ऐसी पड़ गई है कि जब तक कोई जिगरी दोस्त ना बन जाए तब तक किसी के घर का नमक नहीं चख सकता हूँ। जफ़र ने शर्मिंदा सी आवाज़ में कहा। तो हमें अपना दोस्त समझें? मेज़बान हंसे। दोस्त तो आप हैं, तभी तो आपके साथ बैठा चाय पी रहा हूँ, मगर बहरहाल नमक चखने की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। नमक हरामी नमक हलाली की बात घर में इस पुख्तगी से जहन में बिठा दी गई है कि उसका निकलना मुश्किल है। जफ़र ने चाय का घूंट भरा। संस्कार हैं अपने अपने, मेज़बान ने कहा। ऐसी बातें कभी गांव वगैरह में सुनने में आती थीं, अब शहर में रहकर इसका पालन कौन करता है। धीमा सा स्त्री स्वर उभरा। बात ठीक कह रही हैं आप, मगर हमारे बाप दादा गांव के थे और शहर भी तो उसी गांव का हिस्सा है, इसी मुल्क की ज़मीन। जफ़र ने खाली प्याली रखी और पाइप मुंह में लगाया। आज आपकी भाषा सुनने में बड़ी विचित्र लग रही है। कभी कभी हम भी इस निराली भाषा को जीवन के दूसरे संदर्भ में बोलते हैं, मगर सच पूछिए अब इसके समझने वाले ख़त्म हो रहे हैं। मेज़बान ने कहा। काम हो गया बेटे, चलें? जफ़र ने पूछा। बस अब्बू 2 मिनट, कहती हुई गुल कलम चलाने लगी। टाइफाइड की वजह से 2 महीने कॉलेज नहीं गई और अब सहेली के घर आकर नोट्स उतार रही है। ज़मीन पर क्या ठोका पीटी लगाए हो अजीज़? अन्ना बुआ की झुंझलाई आवाज़ उभरी। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ज़मीन पर सामान आहिस्ता से रखो, मगर हर बार तुम भूल जाते हो, रेशमा ने सख्ती से कहा। आखिर उसके भी जान होती है, उसी लहजे में धीरे से गुल ने कहा और होठों की हंसी को दुपट्टे से छुपाया। अरे आज हम एका मारेंगे तो मत भूलो, ई कल हमका दबाई। जवानी के जोश में आकबत तक भूल जात हो। अन्ना बुआ बड़बड़ाने लगी। उन्हें बुखार है, हफ्ते भर से पलंग से लगी हैं, पहले का खाया पिया बदन है, इसलिए काठी मजबूत है। ज़मीन बद्दुआ भी दे सकती है, इसका भी खौफ नहीं दिल में। रेशमा बाजार से लाया सामान उठवाकर जिन्स की कोठरी में रखवाने लगी। उफ, ये अम्मी अब्बू और इनकी अन्ना बुआ जाने किस सदी में जीते हैं। कोई नमक नहीं खा रहा है, कोई ज़मीन से डर रहा है, कोई नेकी और बदी की बात कर रहा है। इतनी पाबंदी में आदमी जीकर बढ़ेगा क्या खाक। उलझी सी गुल जोर से किताब मेज पर पटक कर खड़ी हो गई। खूब बहाओ नमक नाबदान में, अन्ना बुआ गर्जी। कुरान पाक की कसम अन्ना बुआ, हमने समझा आटा है। बर्तन धोते धोते करीमुन सहम कर बोली। ई कहो बहनी, आंखों पर चर्बी चढ़ गई है तोहार। ई नमक आटा दिखने लगा वा। अन्ना बुआ की आवाज़ आंगन में लहराई। अब से ध्यान रख बे अन्ना बुआ, करीमुन खुशामदी लहजे में बोली। नाली देखो, यही दाने के मारे तुम काम करत हो। निगोड़े कुत्ता बिल्ली मर गए हैं जो जूठा नाली में बह रहा है। खबरदार जो ई बेअदबी दाना की दोबारा दिखबे तो चुटिया पकड़ के निकाल देबे। अन्ना बुआ का चीखना चिल्लाना जारी था। करीमुन झपट कर चावल के दाने और रोटी के टुकड़ों को नाली से समेटने लगी। यह अन्ना बुआ बहुत चिल्लाती हैं अम्मी, कल मेरा पेपर है। और ये गुल गुस्से से तनतनाती हुई माँ के पास पहुंचकर बोली। बुढ़ापा है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, रेशमा ने धीरे से कहा। आखिर आप लोग उनसे इतना डरते क्यों हैं? खानसामा की तरह वो भी तो नौकर हैं, उन्हें आप डांटती क्यों नहीं हैं? गुल गुस्से से बोली। गुल, जफ़र की तेज़ पाटदार आवाज़ गूंजी। जी अब्बू। गुल उनकी आवाज़ की तेज़ी से सहम कर 2 कदम पीछे हट गई।
रेशमा हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। बिना कुछ कहे जफ़र सर झुकाए कमरे से बाहर लॉन में निकल आए। गुल ने परेशान सी नज़रों से माँ को देखा। रेशमा ने उसे जाने का इशारा किया और खुद जफ़र के पीछे गई। सारे घर में एक ऐसा सन्नाटा फैला पड़ा है जैसे एक बड़ा तूफान आकर गुजर गया हो। हमदर्दी और अफसोस करने वालों का तांता बंधा हुआ था, जो घर के हर फर्द के चेहरे पर मिले जुले तासुर जगा रहा था। इस सबसे बेनियाज अन्ना बुआ का कोसना जारी था। अरे देखना, इस पर कड़कती बिजली गिरेगी। जब 2 दिन का था तब से इस घर के नमक पर पलकर बड़ा हुआ है। क्या पता था हमें कि जो पेड़ हम आम समझकर लगा रहे हैं वो बबूल का निकलेगा। इस सब से कहने से अब क्या फ़ायदा, रेशमा ऊब कर बोली। मेरे सीने पर सांप लौटता है बहू बेगम। पुलिस दरोगा से पहले उस आस्तीन के सांप की खबर लूँगी। देख खटपटी की मार से ओकी चंदिया साफ कर दूँगी। मैं भी अपने बाप के नुत्फे की नहीं जो। गुस्से में अन्ना बुआ हमेशा साफ जुबान बोलने लगती थी। पहले मिले तो, झुंझलाकर गुल कहती। अरे हम इस घर का नमक खाई हैं, गू नाही, तनतनाती हुई बोल उठी अन्ना बुआ। तौबा है अन्ना बुआ, आप तो जैसे अपने होश हवास खो बैठी हैं। बाहर लोग बैठे हैं। रेशमा आखिर में गुस्सा हो जाती। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ जो 1.5 सेर का ताला मुंह पर डाल लूँ। मैं जफ़र मियाँ की खिलाई उनकी अन्ना हूँ। बड़ी दुल्हन बेगम के सीने में फोड़ा निकल आया था। मैंने पूरे 1.5 साल अपना खूने जिगर जफ़र मियाँ को पिलाया है। मैंने उन्हें पैदा नहीं किया तो क्या पाला भी नहीं? अरे पालने की मोहब्बत पैदा करने से ज़्यादा होती है। कोई मेरे बेटे के घर में सेंध लगा जाए तो मैं ठट्ठा मार कर हंसूँ? 50 साल हो गए मुझे इस ड्योढ़ी पर बैठे हुए। अरे अजीज़, तुझे मरते हुए पानी भी नसीब ना हो। तुम जरा चाय देख लो, नाश्ता ठीक से भेजना। मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ। तंग आकर रेशमा ने गुल से कहा और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। 2 हफ्ते पहले रेशमा बैंक के लॉकर से जाकर सारे जेवर उठा लाई थी, इस ख्याल से कि खानदान की दोनों शादियों में शिरकत करने के बाद वो इन गहनों को दुरुस्त कराएगी। गुल ने एमए कर लिया है, कई पैगाम आए पड़े हैं। बात तय हुई तो फिर शादी में देरी कितनी लगेगी। अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब वे लोग किसी पार्टी से लौटे तो अलमारी को खुला पाया और जेवरात के डिब्बों को गायब। अजीज़ पर शक तो दूर, यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसने ये काम किया है। उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी भी दिलवा दी थी जफ़र ने। रेशमा का ख्याल था कि गुल की शादी के बाद उसका भी ब्याह करने की, मगर वो गहनों और नकदी के साथ ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। हमारी तालीम में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई थी रेशमा, दुख से जफ़र कहते। मुझे भी लगता है, ठंडी सांस भरकर रेशमा कहती है। क्या लगता है? जफ़र ने रेशमा के लहजे की तलखी से चौंक कर उसे देखा। यही कि आखिर सांप का बेटा सपूला ही होता है। लाख उसे दूध पिलाओ तो क्या उसके अंदर का जहर मर जाएगा, वो काटना भूल जाएगा? रेशमा ने कहा। अफसोस है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है, जफ़र उदासी से बोले। मैंने तो यही देखा है, और यहाँ भी अपने घर में, कि चोर का बेटा डाकू होता है। रेशमा गुस्से से बोली। कमरे में काफ़ी देर खामोशी छाई रही। जफ़र सर झुकाए बैठे रहे। रेशमा आंखों पर हाथ रख के लेटी रही। एकाएक जफ़र ने बड़े दुख से कहा, मुझे पता है औरतों को जेवर कितने अजीज़ होते हैं। फिर ये तो ख़ानदानी विरासत थी, हमारी शान और पहचान थी। ख़ानदानी विरासत इन बेजान चीज़ों में नहीं रहती, बल्कि इंसान के किरदार में झलकती है, और शान भी वही जो इंसान की शख्सियत में बोले। जो गया आपकी जान का सदका गया, मुझे माल जाने का कतई दुख नहीं। कहती तो ठीक हो, मगर वो भारी जेवर मैंने तो जी भर ओढ़ पहन लिया है। अब दिल में कोई हसरत बाकी नहीं रह गई है। रहा सवाल गुल का, उसे भारी जेवर कब पसंद थे? लॉकर की जीनत ही बनते। मैं उसकी पसंद के हल्के खूबसूरत जेवर दूंगी, कम से कम रोज़ पहन तो सकेगी। जो चला गया सो चला गया, दिल का धड़का बनकर रह गया था, अब वो खौफ खत्म हुआ। रेशमा ने संभली आवाज़ से कहा और जफ़र के शाने को थपका। खुदा तू देख रहा है, इंसाफ करना। वो निगोड़ा सगीर डिप्टी साहब का नौकर रोज़ सुबह शाम झोली फैलाए कभी चाय कभी तेजपत्ता मांगने चला आता था। वो चोरी करता तो बात भी समझ में आती, मगर इस झाड़ू फिरे दोज़खी अजीज़ को क्यों मौत आई थी? अरे डाका डालना था तो अपना घर क्यों? पास पड़ोस में एक से एक पैसे वाले पड़े हैं। इब्राहिम मियाँ की तिजोरी तोड़ लेता, जिसमें सूद का रुपया खचाखच भरा है। यहाँ मेहनत की कमाई पर हाथ डाला है, इसकी मार दोहरी पड़ेगी तुझे अजीज़।
रेशमा, जरा अन्ना बुआ को जाके रोको। जफ़र उनकी आखिरी बात से हड़बड़ा गए। मना करती हूँ मगर जब वो माने तब ना, उल्टे इस वक्त इतनी साफ जबान में बिगड़ रही हैं कि सुनने वाला समझेगा मैं बैन कर रही हूँ। रेशमा कुड़ी आवाज़ सी कमरे से बाहर निकली। कल सुबह होते ही मैं मौलवी साहब की दरगाह पर जाऊंगी। ना अंडा कटवाया तो कहना, ऐसी दुआएं पढ़वाऊंगी कलेजा कट कट कर गिरेगा। गली गली दीवाना होकर फिरेगा, कुत्ते तक उसकी लाश पर नहीं मूतेंगे। अन्ना बुआ बीच आंगन में खड़ी कोस रही थी। बस बस अन्ना बुआ, बहुत हो चुका, जान का सदका गया। अब कोसने काटने से कहीं उल्टा असर न पड़े। सब्र से काम लीजिए, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हाँ, वहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। जब सब्र ना ही होत तो मुंह से आह निकल ही जाता है बहनी। कहती हुई अन्ना बुआ सुस्त सी पलंग पर जाकर लेट गई। सब्र का फल मीठा होता है। ये भी कह रहे हैं कि रात ज़्यादा हो गई है, अब अन्ना बुआ को आराम करना चाहिए। कहती हुई रेशमा ने अन्ना बुआ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें लेटने में मदद दी। इस घर के नमक में जस नाही है बहनी, अन्ना बुआ ही मुँह में बुदबुदाई। अन्ना बुआ को लिटाकर रेशमा आंगन में आई और दुआ पढ़कर उसने 3 बार ताली बजाकर दस्तक दी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बाहर सन्नाटा फैल चुका था। चौकीदार की सीटी गूंज रही थी। गुल के कमरे की रोशनी जल रही थी। अब ये हिफाजत किस लिए? जफ़र ने रेशमा से पूछा। इस घर के लिए। वो जेवर तो सिर्फ घर की दौलत थे, नहीं? रेशमा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाँ, जब इंसान से एतमाद टूटता है तो खुदा पर यकीन पुख्ता होता है। टूटे से जफ़र बोले। शायद गुल ठीक ही कहती है कि हम पुराने, हमारी सोच पुरानी, बदलते वक्त में हमारी क्या अहमियत है। रेशमा ने धीरे से कहा। पता नहीं, सोच में डूबे जफ़र बोले। उनकी नज़रों के सामने 25 साल पहले का मंजर घूम गया, जब अजीज़ के बाप को फांसी हुई थी और उसकी माँ सकीना पैदाइश के दूसरे दिन ही मर गई थी। अजीज़ का मामू जफ़र के घर में काम करता था। उसकी हालत पर तरस खाकर वो मासूम जफ़र के घर पर पलने लगा। उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी बातें, उसका चेहरा जफ़र को याद आ रहा था। इतनी लंबी ज़िंदगी साथ साथ गुजारने के बाद क्या इंसान इंसान को सही अंदाज पहचान पाता है? जून का महीना, तपते दिन, सारा दिन कमरे और रात कूलर के सामने गुजर जाती थी। ऐसी गर्म उमस भरी दोपहर में गुल ने परेशान होकर माँ से कहा, तारीख तय करने से पहले अम्मी आप मुझसे पूछ तो लेती। पूछना क्या था बेटी, तुम सब कुछ जानती थी। पिछले 3 साल से बात चल रही थी। रेशमा ने हंसकर कहा। मगर अम्मी इस तरह? गुल रुआंसी होकर बोली। बात क्या है, लड़का पसंद नहीं? रेशमा बेचैनी से बोली। अम्मी, ये शादी मेरी मौत होगी, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। उदास मगर ठहरे लहजे से गुल ने कहा। क्या? रेशमा ने बेटी को चौंक कर देखा। सचमुच गुल बड़ी हो गई थी। हाँ अम्मी, आप कुछ कीजिए, अब्बू को समझा कर मना लें। मैं जमाल को। हिम्मत करके एक झटके से गुल अपनी बात कह गई। तुम्हें जो कदम उठाना था तुमने उठा लिया, हमारी मर्जी को जाने बिना। अब तुम जहाँ खड़ी हो उसके एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। इसके बीच का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जमाल ऐसा लड़का नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। जानती हूँ, बिना खानदान, बिना घर बार के यतीम लड़के को लड़की देने का दुख तुम नहीं समझोगी। समधियाने का सुख एक दूसरी तरह का इत्मीनान देता है। इसको तुम अभी नहीं जान पाओगी, क्योंकि तुमने जमाल को और हमने तुम्हें चाहा है। हमारी मंजिलें अलग अलग हैं। अम्मी प्लीज़, तुम्हारे अब्बू को बहुत रंज पहुँचेगा, शायद उन्हें यकीन भी ना आए। रेशमा के जाने के बाद गुल सोच में डूब गई। अम्मी समझती हैं कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ। ज़मीन आसमान के लिए उनका दिल दुखता है, मगर अपनी पैदा की हुई बेटी की पसंद पर वो खुश होने की जगह गमगीन हो उठती हैं। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया था। जाने कब जमाल मेरे दिल व दिमाग पर छा गया। मेरे बस में कुछ रह गया था क्या? दिल कानों में इस जोर से धड़कता था कि दूसरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। उस हालत में अकल क्या काम करती? अब जमाल को जब खुदा मान लिया तो उससे मुकरना क्या? अब्बू ने आज तक मेरी कोई बात टाली नहीं है। जिस खिलौने की तरफ मेरी उंगली उठी वो खरीद दिया। ये तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो मेरी पसंद का ज़रूर ख्याल रखेंगे। घर में उठा छोटा सा तूफ़ान शांत हो गया। गुल का ब्याह हुए साल से ऊपर होने को आया।
गुल को अपना मायका पहले से ज़्यादा प्यारा लगने लगा। अन्ना बुआ से उसकी शरारत भरी बातें वैसे ही चलती हैं। मैं इतनी जल्दी मरे वाली नाई हूँ बहनी, अबे अपना पड़पोता देख के मरी हूँ। अन्ना बुआ बच्चे की दुलाई में लचका टाकती हुई बोली। वाह अन्ना बुआ, और हमारे पड़पोते का मुंह नहीं देखोगी क्या? गुल ने हंसते हुए कहा। हम में कौन से सुरखाब के पर लग गए बहनी जो 200 साल जिंदा रही बे? अन्ना बुआ हंसी। गुल का नवा महीना लगा है। जमाल 2 हफ्ते से नौकरी के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। जफ़र ने घर दामादू को अच्छी नौकरी दिलवा दी है। देखने सुनने में जमाल में कोई बुराई नहीं है, मगर फिर भी दोनों लोगों के सामने अपने को छोटा महसूस करते हैं जब कोई पूछ लेता है कि लड़की की ससुराल कहाँ है। फिर खुद दिल को समझाते, लड़की दामाद पास हैं, दिल को चैन है, यही उनकी खुशनसीबी है। सिद्दीकी साहब को किसी दिन खाने पर बुला लेते हैं, गुल ने कहा। वक्त कहाँ है मेरे पास, जमाल झुंझला गया। इन दिनों तुम बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो, पुराने दोस्तों के लिए वक्त निकाल नहीं पाते हो। आखिर सिद्दीकी साहब बाहर से आए हैं। देखा जाएगा अगली बार। 2 प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, उन्हें मुझे इन्हीं 2 दिनों में ख़त्म करके भेजना है। रात के 10-11 बजे लौटूंगा तो क्या खातिर कर पाऊंगा उनकी, जमाल ने कहा। ये बच्चे रूफ़ी को सोने नहीं देते हैं, गुल परेशान सी बोली। कहीं फिर किसी ने टॉफ़ी वगैरह मुंह में न डाल दी हो। अन्ना बुआ तो पड़पोते का मुंह देखने की कसम खाए बैठी थी, मगर जब पड़पोता हुआ तो उससे पहले ही चल दी। उनकी क्या गलती है इसमें? तुम्ही ने एक के बाद एक लड़कियां तले ऊपर पैदा करके उनके जीने का हौसला पस्त कर दिया। तीसरी औलाद लड़का ही होगी इसकी क्या गारंटी थी? हफ्ता भर और जी लेती, उनकी मौत के 7 दिन बाद ही तो रूफ़ी पैदा हुआ है। दोनों बच्चियों को किस जतन से उन्होंने पाला था, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। घर की बुज़ुर्ग थीं। शाम को मुझे डॉक्टर के यहाँ से अब्बू की रिपोर्ट लेने जाना होगा। सोचती हूँ अम्मी का चेकअप भी करा लूँ, कई दिनों से सर में दर्द की शिकायत कर रही हैं। मैं आ जाऊँ शाम को जल्दी, जमाल ने नर्म स्वर में पूछा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम ध्यान लगाकर अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करो। ठीक है, जमाल ने इत्मीनान का सांस लिया। शादी के 10 साल गुजर गए, गृहस्थी जम गई, बच्चे इतने बड़े हो गए कि अब उन्हें गुल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी अपनी खेलकूद पढ़ने की दुनिया थी। घर बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रहा था। उसके पास 5-6 घंटे का वक्त था। वो इस लंबे अरसे में कुछ कर सकती है। सुनो, अगर मैं कोई नौकरी कर लूँ तो? गुल ने मियाँ को टटोला। क्यों? घर की जिम्मेदारी कम है क्या तुम पर, जो नई आफत को दावत दे रही हो? मैं दोपहर को बिल्कुल खाली और तन्हा रह जाती हूँ, थोड़ा दिल ही बदल जाएगा। देख लो, जमाल ने कंधे उचकाकर कहा। दिल का दौरा पड़ने से जफ़र चल बसे। रेशमा को भी अब ज़िंदगी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। रात दिन उनकी यही पुकार थी कि माबूद मुझे चलते पैरों को उठा ले। लड़की को फलता फूलता देख लिया, अब दुनिया से कोई चाह बाकी नहीं बची है। यही सब सोचती हुई रेशमा कमरे में अकेली उदास लेटी हुई थी। शाम को कहीं घूमने चलते हैं अम्मी, बच्चे भी कई दिनों से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं। मैं जमाल को दफ्तर में फ़ोन करती हूँ, कहती हुई गुल रेशमा के पास से उठी। जमाल साहब कमरे में नहीं है, कहाँ गए हैं पता नहीं। अच्छा, मेरा मैसेज? ओह, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। फ़ोन रख के गुल सोच में डूब गई। ऑफिस से सारा दिन उठकर कहाँ जाता है जमाल? फिर कोई नया प्रोजेक्ट? इतना काम करना भी क्या है, सारा दिन भाग दौड़। खैर, मैं तो शाम को अम्मी को लेकर निकलूँगी। उनकी तफरीह बहुत ज़रूरी है, वरना अब्बू के बिना वो दिन ब दिन मुरझाती चली जा रही हैं। शाम को पांचों घर से निकले। घर से निकलने से पहले गुल ने ऑफिस में फ़ोन किया कि शायद जमाल आ गया हो। फिर नाउम्मीद होकर खानसामा को खाने की हिदायत देकर वो चली गई। रात को 9 बजे के लगभग बच्चे घर लौटे, तब तक जमाल घर नहीं लौटा था। गुल बच्चों के कपड़े उतारने, उन्हें सुलाने में मसरूफ़ हो गई। दूसरे दिन सुबह कपड़े ठीक करती गुल बेहद व्यस्त थी। वाह, कल तुम भी क्वालिटी गए थे? ताज्जुब से गुल बोली और बिल का पर्चा उठा पर्स के साथ मेज पर रखा। वो सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक गया था। शाम को बस यूं ही जमाल बौखला सा गया, फिर बात संभाल ली। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? गुल हंस पड़ी। कुछ नहीं, मैं परेशान कहाँ हूँ, जमाल नर्वस सा बोला। तो फिर आराम से रहो, गुल ने लापरवाही से कहा और कपड़े टांगे। दूसरे दिन शाम को जो कुछ गुल ने देखा उसे देखकर वो चुप रह गई।
फिर ये चुप्पी उसके मिजाज का हिस्सा बन गई। उसे जो पता चला वो ये था कि जब कुछ साल पहले जमाल बाहर गया था, उस वक्त उन मोहतरमा के घर में कई बार खाना खाया था। उस खाने का कर्ज चुकाने की खातिर वो उसे भी खाना खिलाने ले गया था। घर मौजूद होने पर भी वो एहसान अकेला क्यों उतारना चाहता था? ये बात गुल को दीमक की तरह चाटने लगी थी। अक्सर वो सोचती कि उस 2 वक्त के खाने में ऐसा क्या था जो जमाल बरसों के खाए उसके घर के नमक से बेवफाई कर बैठा। क्या सचमुच उसके घर के नमक में जस नहीं है? तुम आजकल नमकदान मेज पर क्यों नहीं रखती हो? एक दिन कुछ झुंझला कर जमाल ने कहा। कई महीनों से वो देख रहा था कि उसके मांगने पर उसे अंडे पर छिड़कने के लिए नमक दिया जाता है, ताकि नमक की अहमियत याद रहे। गुल ने धीरे से कहा और ऊपर अलमारी से नमकदानी उतार कर जमाल को दी। क्या मतलब? कुछ न समझते हुए भी जमाल हंसा। लोग नमक को भूलते जा रहे हैं, गुल ने कहा और फिर दिल ही दिल में रेशमा को याद करते हुए बोली, कयामत के दिन क्या, आज भी नमक पलकों से उठाना मुश्किल काम है। मी टोस्ट, बेटी ठुनकी। हाँ देती हूँ, कहती हुई गुल बच्चों में डूब गई। मैं चलता हूँ, शायद शाम को घर लौटने में देर हो जाए तो परेशान मत होना, कहता हुआ जमाल नैपकिन से मुंह पोंछता हुआ उठा और बाहर की तरफ बढ़ा। कार स्टार्ट होने और फिर गेट से बाहर की आवाज़ आई। जमाल जिस राह पर निकल गया है वहाँ से इतनी जल्दी वापसी मुश्किल है। मुझे चश्म पोशी की आदत डालनी चाहिए। दूसरों की बुराई को नज़रअंदाज करने में ही अब ज़िंदगी का मंतिक है। सोचते हुए ठीक अब्बू के से अंदाज में बिना कुछ बोले गुल सर झुकाए नाश्ता करती रही। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी नमकदान। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।